सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपके कृतिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 इस जल प्रलय में। पाठ हम आधे से ज़्यादा पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा भाग इसका रह गया है जिसे आज हम पूरा करेंगे। जितना आपको पढ़ाया है वह आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से लेखक ने इस भयंकर बाढ़ को भोगा और इनका जो अनुभव रहा। इसके साथ ही लेखक जब बाढ़ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो कैसे जो सारी पुरानी यादें हैं एक एक करके इनको याद आने लगी थी और उन्हीं यादों में उन्होंने बहुत सारी वो सारी यादें किससे संबंधित थी, बाढ़ से ही संबंधित थी। जिसमें 1947 में जब मनिहारी में बाढ़ आई थी, उस समय जब वो वहाँ पर गए थे, वहाँ का उनका जो अनुभव है वो कैसा रहा था। इसके अलावा 1949 में महानंदा नदी के बाढ़ के कारण से वापसी थाना के गांव में बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ में जो 2 घटनाएं थी उसने लेखक को प्रभावित किया था। कौन सी घटनाएं? एक तो कुत्ते वाली घटना थी जिसमें जो डॉक्टर का दल आया था, नाव में बैठ करके वहाँ से बीमार लोगों को वहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर इलाज करने के लिए। एक बीमार नौजवान था, वो जब नाव में बैठा तो उसके साथ में उसका एक कुत्ता भी था और जब वो नाव में बैठा तो कुत्ता भी नाव में आकर के बैठ गया, लेकिन डॉक्टर जो है वो एकदम कुत्ते से डर गया और इसलिए उसने कुत्ते को नीचे उतारने की बात कही। तो वो जो नौजवान था उसने वो खुद सबसे पहले उस नाव से नीचे उतर गया और जैसे ही वो नाव से नीचे उतरा, मतलब उसने कहा कि नहीं, हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नाव में नहीं जाएंगे। और जैसे ही वो नौजवान नीचे उतरा, उसका कुत्ता जो है उसने देखा उसका मालिक नाव से उतर चुका है, मतलब वो नहीं जाएगा, तो कुत्ता भी उस नाव से पानी में फिर से उतर गया। मतलब दोनों को ही अपने खुद से ज़्यादा एक दूसरे की चिंता थी। और दूसरी जो घटना है उसमें यहाँ पर बताया गया, एक आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पर जब वे पहुँचे तो आदिवासियों की बस्ती में जब वे राहत सामग्री बांटने के लिए पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि सारी परेशानियों से बेखबर ये जो आदिवासी जाति है, एक ऊंची जगह पर उन्होंने एक स्टेज बना लिया है मचान जैसा और वहाँ पर नृत्य नाटिकाएं चल रही है। जो लोग हैं वो उन्हें देख करके खिलखिलाकर हंस रहे हैं और उनके ऐसे मुसीबत के समय हंसते हुए चेहरे देखकर लेखक को ये अनुभव हुआ कि शायद हम इनको ये राहत सामग्री बांट करके भी वो हंसी वो खुशी नहीं दे सकते जो इस समय इनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। इसी दौरान लेखक को अपने एक मित्र भोला शास्त्री की भी याद आ जाती है। एक घटना याद आ जाती है कि गांव में जब बाढ़ आ गई थी तो नाव की कमी हो गई थी और नाव के लिए लोगों में खींचातानी रहती थी, लड़ाइयाँ तक हो जाती थी। एक जमींदार का बेटा जो था वो अपने कुछ मित्रों के साथ में एक नाव में बैठ करके जल विहार करने के लिए निकल पड़ा था और गांव के नौजवानों ने उनके साथ मारपीट करके उनकी नाव छीन ली थी। ये घटना भी हमने पढ़ी। इसके साथ में ही 1967 में जब पुनपुन नदी का पानी एक बार राजेंद्र नगर में घुस आया था, उस समय का जो वो दृश्य था, शहर में जो कुछ नौजवानों की टोली थी, युवक युवतियों की, वह नौका विहार के लिए निकल पड़ी थी और उस समय मतलब बाढ़ के प्रति उनके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि उनके लिए ये भी एक उत्सव की तरह ही था और वे उसका पूरा मज़ा ले रहे थे। तो इस घटना का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इन सब के साथ में अपने इन अनुभवों के साथ ही लेखक ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे कितनी भी परेशानियों से घिर जाए लेकिन वह स्वयं उनसे उबर सकता है यदि वो प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहने की, प्रसन्न रहने की कोशिश करे तो वह इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकता है। क्योंकि परेशानियां थोड़े समय के लिए आती हैं और यदि उस समय हम इतने हताश हो जाएं, निराश हो जाएं तो हम जल्दी से उन परेशानियों को पार नहीं पा सकते, उन पर जीत नहीं पा सकते। तो इसलिए हमें परेशानियां तो वैसे भी झेलनी है, लेकिन क्यों ना उनका स्वागत खुश होकर के किया जाए, उनका सामना खुश होकर के किया जाए। ठीक है, तो एक ये शिक्षा भी हमें इस पाठ के दौरान मिलती है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें ये शिक्षा भी देते हैं। फिर
लेखक अपने वर्तमान में लौट आए थे, ठीक है। और उस समय रात के 2:30 बज चुके थे। हमने ये पढ़ा अभी, ये पढ़ लिया था हमने पहले कि रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन पानी जो अनाउंसमेंट किया गया था कि बाढ़ का पानी जो है रात को 12 से 1 बजे के बीच में राजेंद्र नगर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था 2:30 बजे तक। इसलिए आपस में सब में एक प्रकार से उत्सुकता होने लगी जानने की पानी कहाँ तक आ गया है, पानी अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या कहीं पानी अटक गया है। मतलब वे लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या पता जो इंजीनियर है वे पानी को कहीं पर रोकने में सफल हो गए होंगे, या फिर कोई दैवीय चमत्कार हो गया होगा जिसके कारण से पानी अभी तक राजेंद्र नगर में नहीं आया है। और लेकिन फिर भी लेखक को आश्चर्य होता है कि यदि पानी नहीं आया है तो ये पानी का काम तो बहना होता है निरंतर, और वो उसी तरफ बहता है जहाँ जिस तरफ ढलान होती है। तो राजेंद्र नगर की तरफ ही, मतलब और तो कोई रास्ता था नहीं पानी के निकलने का। तो लेखक सोच रहे थे कि अगर पानी अभी तक नहीं आया है तो पानी गया किधर, मतलब कहाँ से निकला पानी, कहाँ से गया, क्योंकि रास्ता तो इसी तरफ से है। और इस प्रकार से लेखक विचार में मग्न थे। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे पेज नंबर 9 पर। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। लेखक को अचानक से अपने उन मित्रों की, स्वजन मतलब उन परिजनों की याद आ गई जो कल से कहाँ, पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड, यहाँ पर जहाँ अथाह जल राशि थी, मतलब बहुत पानी था, उस पानी में वे घिरे हुए थे। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौका उठाया। बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। मतलब फ़ोन भी डेड हो चुके थे। इन्होंने कोशिश की थी कि एक बार फ़ोन करके उनके हालचाल जान लिए जाएं, लेकिन फ़ोन डेड हो चुका था, इसलिए ये बात नहीं कर पाए। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। लेखक है, लेखक का काम है लिखना। जब वे लेटे हुए थे तो उन्होंने सोचा कि एक बार मुझे कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए, लेकिन लिखूं क्या? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए। लेखक मन में विचार कर रहा था कि इस समय ये जैसी परिस्थितियां हैं, ऐसे में तो कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है। एक जो लेखक होता है जब वो लिखता है तो उसे एकदम शांत वातावरण चाहिए, या फिर वो कहीं ऐसी जगह पर जाकर के लिखता है जहाँ पर उसके मन में नए विचार आ सकें, क्योंकि लिखने के लिए नए विचारों का, नए शब्दों का होना आवश्यक होता है। और ऐसा माहौल भी होना चाहिए कि लेखक जो है वो इत्मीनान से जो लिखना चाहता है उसे लिख सके। तो ऐसा तो कोई माहौल लेखक को मिला ही नहीं, इसलिए लेखक कहते हैं कि इस समय तो लिखना संभव ही नहीं है। और फिर लिखना ज़रूरी भी क्या है, कि मतलब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ लिखा ही जाए, नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल, मतलब फिर उन्होंने सोचा चलो नहीं लिख रहे हैं तो फिर स्मृतियों को जगाया जाए, मतलब कुछ यादों को ताज़ा किया जाए। पिछले साल की यादें जो है वो इनके जहन में आ रही थी। अब क्या सोच रहे थे वो कि पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। उनको अचानक से याद आया कि पिछले साल अगस्त में कौन सा क्षेत्र, नरपतगंज थाना क्षेत्र के चक्करदाहा गांव में उन्होंने देखा कि जहां पर छाती भर पानी में डूबी हुई एक आसन्न प्रसवा क्या होता है, जिसको मतलब वह गर्भवती स्त्री जिसको 1-2 दिन में ही बच्चा होने वाला हो, तो आसन्न प्रसवा जिस प्रकार से कोई गाय जो है टकटकी लगाए हुए देखती रहती है, उसी प्रकार से वो देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। फिर लेखक को एकदम से वापस लेखक वर्तमान में लौट आते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, अब जो बातें मैं पिछली बातें जो है कुछ कड़वी यादें भी हैं, कुछ अच्छी यादें भी हैं, लेकिन अब जो पीछे बीत चुका है अब मैं उन बीती हुई भूली बिसरी यादों को याद नहीं करूँगा, बल्कि कुछ और सोचता हूँ। तब लेखक ने क्या किया, आंखें बंद करके सफ़ेद भेड़ों के झुंड को देखने की उन्होंने कल्पना की।
कई बार ऐसे होता है ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं, भले ही हमें नींद नहीं आ रही है लेकिन हम आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं, और वो जैसे हम कल्पनाएं करते हैं वैसा सारा दृश्य हमारी आँखों के आगे उभरने लगता है। तो उसी प्रकार से लेखक भी कल्पना करने लगते हैं और वे कल्पना में क्या देखते हैं, एक सफ़ेद भेड़ों का झुंड देखते हैं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड। अब ये सारी की सारी वो आंखें बंद किए हुए कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड हैं, सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ क्या हुआ, अचानक से काले हो गए। उनकी कल्पना में वे जितने भी उजले चमकदार सफ़ेद भेड़ थे वे सब के सब काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ। तब लेखक क्या करते हैं, जब उनको वे कल्पना सफ़ेद भेड़ों की कर रहे हैं, उनको भेड़ें काली दिखाई दे रही है, तो वो क्या करते हैं, वो बार बार आंखें खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं। काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। जब वो कोशिश करते हैं अपनी कल्पनाओं में उन काले भेड़ों को उजला करने की, उनको सफ़ेद रंग में देखने की, तो वे भेड़ जो है वे भूरे रंग के हो जाते हैं। और उजले भेड़ काले भूरे, किंतु उजले गेहूँए रंग के भेड़। जितने उजले भेड़ों को देखने की उन्होंने चेष्टा की, वे भेड़ जो है उनको काले भूरे रंग में ही, गेहूँए रंग में दिखाई देने लगे। मतलब एक प्रकार से ये काले उजले, काले भूरे ये जो रंग हैं ये निराशा के, उदासी के प्रतीक हैं। तो इस समय लेखक के मन में एक उदासी का भाव आ रहा था। ओहो, इतने में ही क्या हुआ, ओहो देखो ऐसे गच्छे जल। लेखक कहते हैं कि ओहो देखो पानी, लेखक नहीं कहते हैं, वहाँ पर उनको अचानक से आवाज़ सुनाई देती है कि देखो ये पानी आ गया है। अचानक से सारे मतलब इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि पानी आ जाए, और बाढ़ का पानी आने वाला है, लेकिन वो नहीं आया। और तब जब उनको ये सुनाई दिया कि पानी आ गया है, तो झकझोर करके इस आवाज़ ने लेखक को जगा दिया। ऐसे लगा मानो किसी ने हिला करके ज़ोर से और उनको जगा दिया है। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गए लो, हो राम सिंगार, हो मोहन, हो रामचंद्र, अरे हो। इस तरीके से मतलब कोई ऐसे लग रहा था मानो सबके नाम पुकार करके उनको बाढ़ के पानी के आने की सूचना दे रहा है। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में, मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। और क्या हुआ, आंखें मलते हुए अचानक से लेखक उठे और क्या बताया उन्होंने, क्या देखा, पश्चिम दिशा की तरफ से थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली के शक्ल में, एकदम जैसे कोई मोटी सी दीवार हो उसी की शक्ल में वो पानी जो है वो चला आ रहा है बहता हुआ। और उस पानी में बाढ़ का पानी जो है बार बार जगह जगह टकरा रहा था। तो वो पानी जो है वो कैसा था, वो झाग अर्थात वो फैन के साथ में चला आ रहा है। ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे वो बाढ़ का जो पानी है वो अपने मुंह में फैन भरे हुए, झाग भरे हुए बढ़ता आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। लेखक को ये कैसा लग रहा था, जैसा लेखक ने शाम के समय कॉफ़ी हाउस के पास में देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही पानी था। बताया था ना लेखक ने, मटमैला सा फैन वाला जो पानी है। ठीक है, पानी के साथ साथ चलता हुआ, किल्लोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे क्यों कूद रहे हैं। लेखक ने ये देखा कि पानी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में आ रहा है, लेकिन उस पानी के साथ में किलोल करते हुए, मतलब खेलते हुए, उछलते कूदते चिल्लाते हुए बच्चों का एक जो समूह है वो भी दक्षिण पश्चिम कोने की तरफ से आ रहा है। बच्चे जो है वो कूद रहे हैं, लेकिन लेखक विचार करते हैं ये बच्चे क्यों कूद रहे हैं, मतलब इस पानी से इनको खतरा हो सकता है। नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। फिर लेखक अचानक से वापस अपनी यादों से बाहर निकलते हैं, अपनी कल्पनाओं से बाहर निकलते हैं और वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ये बच्चे नहीं हैं,
ये तो पानी है। मतलब वो लेखक हैं और वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि इतने भयंकर बाढ़ के पानी में बच्चे क्यों आएंगे। तो लेखक जो है वो देखते हैं कि जिस प्रकार से ये पानी उछलता हुआ आ रहा है दिनकर अतिथिशाला के आगे, और आगे की जो बस्ती है उसके पास में, ऐसे लग रहा है मतलब जिस प्रकार से पानी कूद रहा है, मतलब बच्चे कैसे पानी में छपाक छपाक उछलते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं ना, तो इतनी ही तेज़ी से पानी आ रहा है। तो एक तो उसका इतना शोर, और ऊपर से वो पानी जो है वो कहीं कहीं पर टकरा करके आसपास के पत्थरों से टकरा करके इस प्रकार से उछलता है, तो ऐसे लग रहा था मानो कोई बच्चे कूद रहे हैं। तो लेखक फिर वापस कहता है नहीं नहीं, ये बच्चे नहीं, ये तो पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है। अवरोध है मतलब एक मोड़ है, मतलब पानी आ रहा है, एक तरफ मोड़ है और मोड़ में अवरोध है, मतलब थोड़ी बाधा है, और इसीलिए ये पानी उछल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जहाँ मोड़ आ गया पानी को एक ही लय में बहने में, वहाँ पर परेशानी है, और इसी कारण से वो पानी जो है वो वहाँ पर जैसे ही मुड़ता है तो वो टकराता है, और टकरा करके पानी उछलने लगता है। तो ऐसे लगता है मानो कोई बच्चे कूद रहे हैं, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। और क्या हुआ कि ब्लॉक नंबर 1 के पास में पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी के पीछे की तरफ पानी का एक बड़ा सा रेला आया, और ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ जी की दुकान के बाएं बाजू में, मतलब लेफ्ट साइड में लहरें उछलने लगी। ठीक है, पानी की लहरें उछलने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। अब लेखक जो है वो सीधे छत पर चले गए। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव। लेखक क्या देख रहे हैं कि बाढ़ के पानी ने कैसी तबाही मचाई है। चारों तरफ उनको क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उनको शोर, कोलाहल, लोगों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, चीख पुकार सुनाई दे रही है, और इसके साथ में ही पानी का कलकल करता रव, मतलब जो शोर है वो उनको सुनाई दे रहा है। लहरों का नर्तन, लहरें जो है, पानी की लहरें जो है वो नृत्य करती हुई सी दिखाई दे रही है, नाचती हुई सी दिखाई दे रही है। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। और क्या हुआ है, फुटपाथ को पार करके पानी जो अब हमारे पीछे की तरफ बहते हुए बहुत ही तेज़ी से, सशक्त मतलब बहुत ही तेज़ी से बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया है। जो गोलंबर थी, वो जो बिल्डिंग जिससे कोई भी आवाज़ टकरा करके प्रतिध्वनित होती थी, तो उस बिल्डिंग के भी पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा था, ऐसे लग रहा था आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज़ है, करंट तेज़ है मतलब पानी का वो जो बहाव है वो बहुत तेज़ है। सोन का पानी है, मतलब सोन नदी का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गए लोग जो है बातें करते हैं, कहते हैं कि ये सोन नदी का पानी है, कोई कहता है नहीं नहीं यह गंगा नदी का पानी है, क्योंकि चारों तरफ बहुत तेज़ बारिश थी और उसी से जो सारी नदियां हैं वो सब उफान पर थी, तो ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि गंगा नदी का पानी है या सोन नदी का पानी है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। देखिए लेखक ने इस प्रकार से इस बाढ़ के पानी का शब्द चित्र खींचा है कि हमारे सामने, यदि हम कल्पना करें इस पाठ के हिसाब से, तो हमारे सामने भी उस बाढ़ के पानी का ही एक जीवंत दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो ये लेखक की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि लेखक ने बाढ़ के पानी का एकदम जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल शब्द चित्र ही खींच दिया है मानो। तो जैसे इसमें बताया ना कि सामने की दीवार, मतलब जैसे जैसे पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, पानी चढ़ता जा रहा है, सामने ईंटों की दीवार है वो उसमें डूबती जा रही है जल्दी जल्दी। फिर जो बिजली के खंभे का काला हिस्सा है, बिजली का जो खंभा है उसका वो जो काला हिस्सा है वो डूब चुका है। ताड़ के पेड़ हैं उसका तना क्रमशः मतलब धीरे धीरे डूबता जा रहा है और फिर डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, मतलब कोई रिकॉर्डिंग वाला मेरे पास कोई कैमरा होता
अगर एक टैप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। बाढ़ तो बचपन से ही देखी है। लेखक ने कैसे देखी है कि लेखक राहत कार्यों में जहाँ कहीं भी बाढ़ आती थी तो उन क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के लिए अपने समूह के साथ जाते थे और वहाँ पर वे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते थे। तो इसलिए बाढ़ को तो उन्होंने बचपन से देखा है, लेकिन इस प्रकार से बाढ़ के पानी का आना उन्होंने पहली बार देखा था। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया। लेखक कहते हैं कि अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो डर के मारे न जाने क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। मतलब जो गोलंबर वाला जो पार्क था वो भी उस पानी में डूब गया। वहाँ पर जो लॉन लगी हुई थी, घास लगी हुई थी, वह पूरी घास जो है वो पानी में डूब गई, इसलिए हरियाली लोप हो गई, मतलब छिप गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। अब चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था और ऐसे लग रहा था मानो ये पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़, वह चाय वाले की झोंपड़ी गई। अब क्या है, लेखक ने तो जो कल्पनाएं की थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सब कुछ डूब चुका था और लेखक एक ऊंची बिल्डिंग से देख रहा था, क्या देख रहे थे कि बहुत सारे, मतलब केवल भेड़ ही नहीं, भूरे रंग के भेड़ों के साथ ही, झुंड के साथ ही और भी बहुत से जानवर थे जो उस बाढ़ के पानी में बह रहे थे, डूब रहे थे। और इसके साथ ही चाय वाले की जो झोंपड़ी थी, वो छोटी सी झोंपड़ी थी और वो भी उस पानी में बह गई थी। लेखक कहते हैं काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता। वे एक क्षण के लिए ये सोचते हैं कि काश मेरे पास में एक मूवी कैमरा होता और एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। फिर वे स्वयं से ही प्रश्न करते हैं। एक बार तो वे कहते हैं कि मेरे पास एक मूवी कैमरा होता या फिर एक टेप रिकॉर्डर होता, लेकिन फिर अचानक से वे खुद से ही प्रश्न करते हैं कि होता तो भी क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। लेखक कहते हैं कि अच्छा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और एक कलम थी, कलम मतलब पेन, ठीक है, एक कलम थी, वह भी चोरी चली गई, मतलब वो भी कहीं गुम गई या पता नहीं कहाँ चली गई, चोरी हो गई। तो अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। लेखक कहते हैं कि एक प्रकार से अच्छा ही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है, देखिए इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए इस लाइन को। लेखक कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि मेरे पास टेप रिकॉर्डर या मूवी कैमरा होता, लेकिन फिर लेखक प्रश्न करते हैं कि होता तो क्या होता। कि अच्छा है एक प्रकार से कि मेरे पास ना तो मूवी कैमरा है, ना ही मेरे पास टेप रिकॉर्डर है, क्योंकि लेखक ये जो यादें हैं या फिर ये जो दृश्य है, इस दृश्य को, ये दृश्य विनाशकारी दृश्य है। इस दृश्य ने कई लोगों से उनके घर छीन लिए, उनके सिर से छत छीन ली, लोगों को बेघर कर दिया, उनको उनके जीवन को उजाड़ दिया। बहुत से लोग मौत की नींद में सो गए। ये सब कुछ किसके कारण से हुआ, इस बाढ़ के पानी के कारण से हुआ। तो ऐसी बुरी यादों को लेखक अपने कैमरे में कैद करके नहीं रखना चाहते थे, इसलिए लेखक ने विचार किया कि अच्छा ही है। और कलम भी नहीं थी, पेन जो था वो भी चोरी हो गया था, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा ही था कि ना तो लेखक ऐसी यादों को अपने कैमरे में समेटना चाहते थे और न ही लेखक इन बुरी यादों को अपनी लेखनी से शब्दों का रूप देना चाहते थे। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि अच्छा ही है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर भी है, पीछे इस संबंध में प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ पूरा हो गया है और मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बाढ़ के दृश्य का, बाढ़ की भयंकरता का, उसकी विनाश लीला का इसमें वर्णन किया गया है कि जब बाढ़ का पानी आता है तो उसका रूप कैसा होता है। सब कुछ वह अपने साथ बहा कर ले जाता है, सब कुछ उजाड़ देता है, लोगों को बेघर कर देता है। लोगों में बाढ़ के पानी के आने से पहले ही एक प्रकार का भय समा जाता है, चारों तरफ एक प्रकार का सन्नाटा छा जाता है। तो इस बाढ़ की भयंकरता का लेखक ने शब्द चित्र इस पाठ के माध्यम से खींचा है। तो अब ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसके प्रश्नोत्तर दिए थे 1 से लेकर 5 तक करने के लिए, ठीक है। और फिर देखिए छठा प्रश्न,
जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। देखिए, एक तो इसमें उन लोगों की तरफ भी उन लोगों की ओर भी संकेत किया गया है जो राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं। और ऐसे ये जो लोग हैं, मतलब इस कथन से हमें ये भी पता चलता है कि लोगों में क्षेत्रीयता की भावना बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रीयता की कैसे कि जब ये कहता है ना कि जब दानापुर डूब रहा था तो हमारे क्षेत्र को आकर के किसी ने नहीं संभाला, और अब आज जब पटना डूब रहा है तो अब आज हम देखेंगे, है ना, कि अब आज हम देखेंगे। मतलब उन्हें इस बात की मन में खुशी हो रही है कि हमारा क्षेत्र डूब रहा था तो इन लोगों ने आके भी नहीं संभाला, आज इनका क्षेत्र डूब रहा है तो ये मज़े लेकर के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो इनमें क्या है, इनमें एक क्षेत्रीयता की जो मानसिकता है, क्षेत्रीयता की जो भावना है वो समाई हुई है, और जो इनको एक होने में मतलब कि इनको एक नहीं रहने देती है। जब हमारे मन में क्षेत्रीयता की भावना आ जाती है कि वो उस प्रांत का है, हम उसकी चिंता क्यों करें, हम अपने क्षेत्र का ध्यान रखें, ऐसी जब भावना आ जाती है तो इससे समाज को खतरा उत्पन्न हो जाता है, देश को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनकी ऐसी मानसिकता पर, इस कथन के द्वारा लोगों की क्षेत्रीयता की भावना पर और राजनीतिक ओछी राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, जो नेता लोग होते हैं वे स्वार्थी होते हैं। जब जिस समय उन्हें वोट चाहिए होता है उस समय वे घर घर जाकर के किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ते, अपने उन सभी क्षेत्रों में जाकर के वोट के लिए अनुनय विनय करते हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। लेकिन जब वही क्षेत्र मुसीबत में होता है उस समय कोई उनकी तरफ जाकर देखता भी नहीं है, उन्हें संभालता भी नहीं है, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे पूछता तक नहीं है। तो इस बात की तरफ भी इसमें संकेत किया गया है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो पान की बिक्री, ये मैंने आपको बताया था कि सभी दुकानें बंद थी, शाम का समय था और बाढ़ का पानी बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा था। लोगों में ये उत्सुकता थी, ये जानने की उत्सुकता थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है। और पान की दुकान पर एक रेडियो था जो कि स्थानीय समाचार उस पर प्रसारित हो रहे थे, और उन समाचारों में यह जानने के लिए कि बाढ़ का पानी कितना आ चुका है, कहाँ तक आ चुका है, लोगों की भीड़ पान की दुकान पर दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इसलिए मतलब पान खाने और बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है समाचार सुनने के लिए पान की दुकान पर लोगों की भीड़ अधिक हो गई थी, पान की बिक्री अधिक होने लगी थी। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उस इलाके में पानी घुसने की संभावना है तब उसने क्या प्रबंध किए। तो ये मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था उसी समय अंडरलाइन करवा दिया था। पेज नंबर 2 पर जो सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में नीचे दिया गया है कि लेखक को जब एहसास हुआ कि इलाके में पानी घुसने की संभावना है तब लेखक ने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, गैस, केरोसिन और कंपोज की गोलियां इकट्ठा कर ली थी। ठीक है, एकत्रित करके और सारा प्रबंध कर लिया था। फिर देखिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी बीमारियां अपने साथ में लेकर के आती है। बाढ़ के पानी से अधिक गंदगी फैलने, कीचड़ होने के कारण से बहुत से मच्छर पनपने लगते हैं और इसी कारण से उनसे मलेरिया, हैजा, डेंगू और इसी के साथ में जैसे पकाही घाव जैसी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो ये मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बता दिया था कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने ही एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता की भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी
लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन इसलिए कहा क्योंकि लेखक बाढ़ के कारण से हुई उस भयंकर विनाश लीला को न तो अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, न ही टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना चाहते थे, और न ही अपने कलम से उस विनाश लीला का कोई भयंकर शब्द चित्र खींचना चाहते थे। तो लेखक उन बुरी यादों को अपने साथ में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए लेखक ने उपर्युक्त कथन कहा। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है, तो ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मीडिया के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है, समाचार पत्रों में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, जैसे टीवी इत्यादि पे हम तरह तरह की न्यूज़ देखते हैं, और इनमें से कई बार मीडिया के द्वारा जो न्यूज़ प्रस्तुत की जाती है या जो कुछ दिखाया जाता है, कई बार वे घटनाएं ही हमारे लिए क्या बन जाती हैं, समस्याएं बन जाती है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करना है। आप बाढ़ से संबंधित किसी घटना का, या फिर हो सकता है कि बाढ़, जैसे आपने देखा हो कि टीवी में दिखाया जा रहा है, टीवी में कई ऐसी मतलब घटनाएं होती है जो कि मानवीय संवेदनाओं को आहत कर जाती है। तो ऐसी कई घटनाएं टीवी में दिखा दी जाती है, उन घटनाओं का प्रसारण नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे, और अंत में अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। यदि आपने कोई बाढ़ का दृश्य देखा है, किसी भी प्रकार की आपदा का दृश्य देखा है, तो आपको उसका स्वयं वर्णन करना है। तो बच्चों आप ऐसा कीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 तक आपको सारे प्रश्नोत्तर करने हैं, जिनके आंसर मैंने बता दिए हैं, और 12 और 13 प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये पाठ आपका हुआ पूरा। प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिए गए हैं और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए उनको, इसलिए अब इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।